नमस्कार, प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, धरातल का कितना प्रतिशत बेसाल्ट से आच्छादित है? तो धरातल का जो है वो 20% जो है बेसाल्ट से आच्छादित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक अध्ययन से शैल शब्द भौगोलिक अध्ययन में शैल शब्द से क्या तात्पर्य है? तो भौगोलिक अध्ययन में शैल जो है वो समस्त पदार्थ जिसमें भूपटल बना होता है उसे जो है वो शैल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया एवं भौतिक विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा शैल शेष तीनों में से भिन्न है? तो जो तीनों में से भिन्न है वो है बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दक्षिण के पठार में किस प्रकार की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है? तो दक्षिण के पठार में जो है वो लेटराइट चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अधातु कौन सी है? तो भूपर पट्टी में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है, जो अधातु पाई जाती है वो है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भूगर्भ का वह कौन सा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है? तो भूगर्भ में जो है क्रोड ऐसा ऐसा हिस्सा है जो अत्यधिक तापमान के बावजूद ठोस की तरह आचरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग बेचर्ट बेचर्ट असांतत्य किसे पृथक करता है? तो गुटेनबर्ग बेचर्ट असांतत्य जो है क्रोड और मेंटल को पृथक करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोहरोविक असांतत्य किसे पृथक करता है? तो मोहरोविक जो है वो पटल और मेंटल को पृथक करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड से गुजर सकती है? तो पी तरंग जो है वो पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसने दिया था? तो सियाल, सीमा और नीफे के रूप में जो है भूगर्भ का विभाजन किया था स्वेस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तृतीय कल्पी युग का सही अनुक्रम सर्वाधिक पुरातत्व से नवीनतम तक क्या है? तो तृतीय कल्पी युग का जो सही अनुक्रम है वो है आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन और अति नूतन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आयतन लगभग कितना है? तो पृथ्वी का आयतन है 1083 अरब घन मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई क्या है? तो पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की जो लंबाई है वो है 8000 मील। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सही आकृति क्या है? तो पृथ्वी की जो सही आकृति जो पृथ्वी है उसकी आकृति जो है इलिप्साइड, जियोड, सेफ्राइड। तो इनमें से कोई भी जो है पृथ्वी की आकृति नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रहों की उत्पत्ति की परिकल्पना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्रहों का निर्माण जो है फिलामेंट से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी क्या है? तो पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है 930 लाख मीटर, मील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो सबसे ज्यादा उपग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह के हैं। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही आंसर है। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, तो ग्रह भी इसके सबसे ज़्यादा ही है। अगला प्रश्न है, एस्टेरॉइड बेल्ट निम्न में से किन ग्रहों के बीच स्थित है? तो एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो स्थित है बृहस्पति और मंगल के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक स्थित ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टेथिस सागर नामक भूसन्नति के दक्षिणी तट पर निम्न में से कौन थे? तो टेथिस सागर नामक भूसन्नति के दक्षिणी तट पर जो है वो गोंडवाना लैंड स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टेलर ने अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का शुभारंभ कब किया था? तो टेलर ने अपने स्थल विस्थापन सिद्धांत का शुभारंभ जो है वो क्रेटेशियन युग से किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो स्थल विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो एफ बी टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने 1858 में अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था? तो 1858 में जो है एंटोनियो स्नीडर ने अपना मत प्रवाह के विषय में व्यक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, टेथिस सागर नामक भूसन्नति के उत्तरी तट पर कौन स्थित है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो गोंडवाना लैंड जो है इस पे स्थित है। सॉरी, उत्तरी तट पर जो है वो स्थित है अंगारा लैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दक्षिणी तट पर जो है वो गोंडवाना लैंड स्थित है और उत्तरी तट पर जो है वो अंगारा लैंड स्थित है। तो इस पे आप कोई कंफ्यूजन ना रखें। यहाँ पे पहले जो क्वेश्चन था उसमें दक्षिण तट पूछा गया था और इसमें उत्तरी तट पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अल्पाइन पर्वत का निर्माण कब हुआ? तो अल्पाइन पर्वत का निर्माण जो है वो टर्शियन युग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लेट दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों में के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो नज़का प्लेट जो है वो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के साथ एंडीज पर्वतों के निर्माण हेतु उत्तरदायी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नवीन मोरदार पर्वत नहीं है? तो नवीन मोरदार पर्वत जो नहीं है वो है अल्पेशियन पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत किसका एक उदाहरण है? तो एंडीज पर्वत जो है वो बलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माउंट एटना एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी जो है वो स्थित है सिसिली द्वीप पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुनर्युवन निम्नलिखित में से किसका परिचायक है? तो पुनर्युवन जो है वो किसी स्थल खंड का उत्थान का परिचायक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भ्रंश का मुख्य कारण क्या है? तो भ्रंश का मुख्य कारण होता है तनाव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सैन एंड्रियास भ्रंश किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो सैन एंड्रियास भ्रंश जो है वो पार्श्य पार्श्विश पार्फिश पार्श्वेयक भ्रंश को जो है वो प्रस्तुत करता है। इसका जो सही जो उच्चारण होगा वो होगा पार्श्विष्यक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचलन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जिस तल के सहारे स्थल खंडों का संचलन होता है उसे कहा जाता है भ्रंश तल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जब किसी वलन की एक भुजा अत्यधिक स्पीडन के कारण टूटकर दूसरे स्थान पर चली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है नापे।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बलित क्षेत्र में अभिनटिक कटक और अपनटिक घाटी को के विकास को क्या कहते हैं? तो इसके विकास को जो है उच्चावच प्रतिलोमन की स्थलाकृति कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइसलैंड का ज्वालामुखी नहीं है? तो आइसलैंड का ज्वालामुखी जो नहीं है वो है कटमई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंडोनेशिया का ज्वालामुखी नहीं है? तो इंडोनेशिया का ज्वालामुखी जो नहीं है वो है इराजू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है वो कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो कहाँ की एक मृत ज्वालामुखी है? तो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया की मृत ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पोपा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पोपा ज्वालामुखी जो है वो म्यांमार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलती है? तो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो है सबसे अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ताजे निष्कासित लावा का तापमान कितना होता है? तो ताजे निष्कासित लावा का तापमान जो है वो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस के मध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो है वो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है? तो ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह जो है वो होता है मलवा मलवा वाह ज्वाला मलवा वाह का अर्थ जो है ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गलित आग्नेय पदार्थ किसे कहा जाता है? तो गलित आग्नेय पदार्थ जो है वो मैग्मा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। भूपरपट्टी के पूरे आयतन का लगभग कितना प्रतिशत अपसादी चट्टान है? तो भूपरपट्टी के पूरे आयतन का लगभग 5% जो है वो अपसादी चट्टाने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्राप्ति अवस्था के आधार पर निम्न में से कौन स्थलाकृति अन्य से भिन्न है? तो प्राप्ति अवस्था के आधार पर जो है वो परपोषित शंकु जो है वो इन सब में भिन्न है। बाकी डाइक लैकोतित सिल जो है ये सभी समान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज का अपसादी शैलों के साथ साहचर्य नहीं है? तो अभ्रक जो है वो इनके साथ मेल नहीं खाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अम्ल आग्नेय शैलों में किसका प्रतिशत अधिक होता है? तो अम्ल आग्नेय शैलों में जो है वो सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। तो ये थे आज की ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।